हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राही अध्ययन धाम। दिस इज़ हिमानी और आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस की बारी थी, राइट। सो आप सब लोगों को मेरा नाम पता ही होगा, हिमानी मलिक, और ये आपका अपना चैनल है, तो प्लीज़ शेयर करते रहिए। CDP के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, यानी बाल विकास के। ठीक है, 10 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। ये देखना कि इसमें क्वेश्चंस बहुत कह सकते हैं कि बहुत चुने हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो क्लासेस हो चुकी हैं उन्हीं के बेस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है आउट ऑफ द कंटेक्स्ट पूछ लिया हो। और बेसिकली ये है कि थोड़ी बहुत CDP आप सबने पढ़ी होगी, क्योंकि मैं यही मान के चलती हूँ कि जितने बच्चे देख रहे हैं तो वो एटलीस्ट या तो D.Ed किए होंगे, B.Ed किए होंगे, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने एज अ टीचिंग बनने का अगर सपना है तो कुछ ना उसके हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, children should be given an opportunity dash to the democratic way of life in school। अगर मैं बात करती हूँ एक सेकेंड, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ चलिए, तो क्या है, बच्चे को स्कूल में प्रजातांत्रिक तरीके डैश के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। अगर ऑप्शन हम देखें तो क्या है, सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, या फिर उसको समझने के लिए, या फिर उसको जानने के लिए। एक बात बताओ, बच्चे को स्कूल में प्रजातांत्रिक तरीके यानी कि उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जहां आप बच्चे को रटवा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तब फेल हो जाती हैं अगर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जहां बच्चे के हाथ में कुछ थमाया गया हो या फिर बच्चा खुद एक्सपीरियंस कर रहा हो उस चीज़ को। क्लियर हो गई बात? यही रीज़न है कि आंसर एक्सपीरियंस होगा। और बहुत सारे बच्चे इसमें लर्न भी लगा सकते हैं, अंडरस्टैंड भी लगा सकते हैं। नोइंग पे फिर भी कम जाएंगे, बट इन दो ऑप्शंस पे काफ़ी बच्चे जाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास पर्सनली भी बच्चों के आए हैं, टेलीग्राम पे कह लीजिए या फिर FB पे, मैसेंजर पे करते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस में बेसिकली प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा अगर एक को प्रॉब्लम है तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे एक तरीके से सोच रहे हों, है ना। तो ये हो सकता है कि आपको काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो, तो मैंने ट्राई किया है कि वही क्वेश्चंस मैं उठाऊं। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन कहता है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बुक रिटन बाय। अच्छा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको कह सकते हैं मतलब याद रखना पड़ेगा आपको। मोटिवेशन और पर्सनालिटी बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मैस्लो ने, है ना। इसको एक काम किया करो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो डायरेक्ट पूछा गया हो, जैसे बुक राइटिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, है ना, कोई भी ऐसी लेबोरेटरी हो गई, ये सारी चीज़ें एक साथ नोट कर लिया करो कहीं। मतलब नोटबुक जो आप नोट्स के लिए बना रहे होंगे, आई थिंक उसके लास्ट पेज पे ये सारे नोट करके, चीज़ें छोटी छोटी हैं जो डायरेक्ट एक नंबर पे किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और PRT वगैरह में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और आई थिंक D++ भी में आए हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। अच्छा, बात करते हैं जहाँ पे बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। दो तरीके की एजेंसी होती हैं, एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी। ये मैंने आपको सोशलाइजेशन में समझाया था, है ना। तो अगर हम एक्टिव एजेंसी की बात करें तो वो क्या होती है, जब बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है, जब बच्चा किसी एक्टिविटी में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो और उसका उसके समाजीकरण पे प्रभाव पड़ रहा हो। और निष्क्रिय किसको बोलते हैं, जब बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो बट उसका भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट आ रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब बताओ, जितने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। बात करें हेल्थ क्लब, फैमिली, पब्लिक लाइब्रेरी या इको क्लब, यानी कि हेल्थ क्लब, परिवार, सार्वजनिक पुस्तकालय या इको क्लब। ठीक है, अगर मैं बात करूं हेल्थ क्लब की, यहाँ पे भी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, है ना। कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ जो भी लोग होंगे जो आपको सजेशंस दे रहे होंगे, आपकी प्रॉब्लम समझ रहे होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, तो आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। परिवार में तो आप होते ही हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जहाँ पे आप बैठे हैं,
वहाँ लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, मतलब हल्ला हल्ला नहीं काट सकते, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग अपना पढ़ रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, कुछ अपने काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन वहाँ एक दूसरे को डिस्टर्ब तो नहीं करते ना, लेकिन फिर भी जो वहाँ का वातावरण रहता है उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये निष्क्रिय एजेंसी में आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका सी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, कौन सी इनमें से सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सी माध्यमिक समाजीकरण एजेंसी के उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक मैं करा चुकी हूँ और एक प्रॉब्लम्स में आया है बच्चों की। इसका मतलब फिर से मतलब इसको समझने में या तो कोई प्रॉब्लम रही है या कुछ बच्चों ने अभी तक देखा नहीं है ना। कुछ बच्चे जो नए जुड़े होंगे प्लीज़ पहले वीडियोस डल चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी चाहिए आप वीडियोस को जाके देख सकते हैं, और उसके बाद आपको ये चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। और जो चीज़ उसके बाद भी क्लियर नहीं होती वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपका चैनल है और राही अध्ययन नाम के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि बाकी जो भी बच्चे देख रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग आपके कांटेक्ट में भी होंगे जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्लीज़ चैनल रेफ़र करिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि जितनी चीज़ें मैं करा रही हूँ उसमें सारी चीज़ों में वो आपको हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप किसी भी लेवल का टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ तक हो गई बात। तो बात कर रहे थे हम लोग इस क्वेश्चन पे, तो ये आंसर आप करिए जल्दी। अगर मैं फैमिली की बात करती हूँ तो फैमिली में क्या होता है, फैमिली में आपकी एजेंसीज जो होती हैं, फर्स्ट एजेंसी फैमिली होती है। जब बच्चे का समाजीकरण स्टार्ट होता है, सोशलाइजेशन शुरू होता है, वहाँ पे जो फर्स्ट एजेंसी होती है वो फैमिली होती है। उसके बाद जितनी एजेंसीज आती हैं वो सेकेंडरी में रखी जाती हैं। क्लियर हो गई बात। अब जहाँ जहाँ पे फैमिली है वो इसलिए कट जाएगा, नेबरहुड आ सकता था, मीडिया आ सकता था, बट ये फैमिली के साथ दे दिया है तो हम इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। आंसर क्या रखेंगे, स्कूल एंड मीडिया। करेक्ट हो गई बात, क्योंकि स्कूल सेकेंडरी एजेंसी होता है और मीडिया और नेबरहुड भी दिया है इसने। स्कूल को सेकेंडरी एजेंसी में माना जाता है और स्कूल के साथ मीडिया भी दिया गया है, इसलिए आपका क्या आंसर रहेगा, आंसर रहेगा आपका स्कूल और मीडिया। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो बात आती है द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज अ डैश प्रोसेस। समाजीकरण की प्रक्रिया एक डैश प्रक्रिया है, या तो वो अस्थायी है, टेम्परेरी है, या फिर शॉर्ट पीरियड की है, या डिसकॉन्टिन्यूस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं समाजीकरण की तो आपका समाजीकरण चलता रहता है, क्योंकि उसके बाद अगर आपका एक बार समाजीकरण हो भी गया एक बच्चे का, उसके बाद उसके एनवायरनमेंट चेंज होते ही उसका रीसोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सोशलाइजेशन एक टेम्परेरी प्रक्रिया तो हो ही नहीं सकती, शॉर्ट टर्म, इसलिए जब टेम्परेरी नहीं है तो शॉर्ट पीरियड वैसे ही चला गया, और डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ये प्रोसेस होता है लाइफ लॉन्ग। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से उसका समाजीकरण स्टार्ट होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत जगह आपको पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जाता है, मैंने देखा है कि वहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो गर्भ अवस्था से, यानी कि प्री नाटल स्टेज से शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता, समाजीकरण तभी स्टार्ट होता है जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद से। और अगर मैं टिपिकल आपको बिल्कुल कह देते हैं ना साइंटिफिक तरीके से बताऊं तो 3rd मंथ में जब बच्चा अपनी माँ को देख के हंसने लगता है, सारी चीज़ें करने लगता है, तब वहाँ से उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। अगर मैं कह सकती हूँ, हम लोग बोलते हैं फैमिली सोशलाइजेशन प्रोसेस मतलब सबसे पहला होता है फैमिली, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहली वैसे माँ होती है, मदर होती है, बट हम बोल देते हैं फैमिली क्योंकि सारी चीज़ें तो कनेक्टेड हैं। उधर बच्चा बिल्कुल जन्म लेता है, सबके बीच में रहता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, खैर वो अलग बात है। और ये क्या हो गया, आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा, क्योंकि ये आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक चलता है। करेक्ट हो गई बात। उसके बाद बात, अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मैसेज कर देना, कमेंट कर देना उसी क्वेश्चन के आंसर को, और आप मुझे ये भी बताना वीडियो देख के कि आपके 10 आउट ऑफ कितने सही हुए। और मैं जैसे बोलती हूँ हमेशा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर ऑप्शन काट रहे हैं क्वेश्चन का तो वो क्यों कट कर रहे हैं, मतलब वो क्यों नहीं है। अगर उसका आपको क्यों का रीज़न पता है देन आपका आंसर सही है, वरना वो तुक्के से कहीं ना कहीं सही हो रहा है, यही मान के चलिएगा।
क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं इंटीमेट एंड क्लोज रिलेशनशिप इज शोन इन, मतलब अंतरंग और करीबी दोस्ती में दिखाया गया है। अगर मैं बात करती हूँ ये देखो यार, ये जो इंटीमेट है ना, ये जो इंटीमेट वर्ड है, इसमें बहुत सारे लोग एडोलसेंस लगा के आते हैं। अच्छा, पहले हम बात करते हैं, स्टार्टिंग से लेते हैं। एडोलसेंस आप सब बोलोगे, मुझे पक्का भरोसा है, इसलिए एडोलसेंस को रख लेते हैं अभी ऑप्शन को। अगर मैं बात करती हूँ अर्ली चाइल्डहुड की, तो अर्ली चाइल्डहुड में तो इंटीमेसी वैसे ही हट जाएगा, होता नहीं है, ये हो गया आपका गलत। लेट चाइल्डहुड भी इसीलिए हट जाएगा। अब दो ऑप्शन पे आप लोग उलझ जाओगे। अब दो ऑप्शन पे किस लिए उलझते हो? कभी भी जो इंटीमेसी है वो चीज़ एडोलसेंस में नहीं होती है। एडोलसेंस में पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है जब बच्चा 17 से 18 साल तक होता है। उसके बाद जो आपकी एज आती है ना, 18, 19, 20, ये सारी चीज़ें, ये आपकी होती है इंटीमेसी और क्लोज रिलेशनशिप की एज। ठीक है, तो इंटीमेसी अगर कहीं भी आपको दिखेगा, आप कभी भी ऑप्शन एडोलसेंस नहीं लगाएंगे। किशोर अवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपकी युवा अवस्था आ जाती है, कह सकते हैं यंग एडल्टहुड आ जाता है, एडल्टहुड भी दिया होता है, वहाँ पे आपका ये इंटीमेसी का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्लियर हो गई बात। ये क्वेश्चन बड़े बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें 100% गलती करते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, हर तीसरे ईयर में, मतलब हर दूसरी बार पेपर में डाल देता है, तो अभी भी बच्चों के गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं हमने नहीं ढंग से मतलब उसको क्लियर किया है, बस यही रीज़न होता है और बाकी कुछ नहीं है CDP में। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूँ ना सीटेट की, तो जब सीटेट मतलब पहले आई थिंक 2 घंटे का होता था, तब इसका रिजल्ट बहुत कम था, बहुत ज़्यादा कम था। सीटेट बच्चे क्यों नहीं क्लियर कर पाते? क्योंकि पैडागोजी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और मुझे पैडागोजी सबसे आसान इसलिए लगती है क्योंकि बेसिक नॉलेज है। अगर आप उसको कनेक्ट करके चल रहे हैं ना, तो फिर आपके क्वेश्चन के चांसेस बहुत गलत होने के बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि अगर आप चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल दिखेंगी सामने सामने। ठीक है, अरे केमिस्ट्री किसी को समझ नहीं आती, फिजिक्स किसी को समझ नहीं आती, मैथ्स किसी को समझ नहीं आती, समझ आता है कि क्यों नहीं आती, ठीक है भाई, उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। वो चीज़ें आपको शायद मतलब रिलाई करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर लग रहा होगा मतलब सब कुछ मान ही रहे हैं, अजम्पशन है ना। लेकिन CDP में क्या है, सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहो पढ़ते पढ़ते, तो आपको 1000 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इस एनवायरनमेंट से। ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, और आधे से ज़्यादा तो आपके घर में सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए कभी भी सब्जेक्ट को रटना नहीं चाहिए। अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के मतलब समझते हैं, देन इट विल बी मतलब एब्सोल्युटली एक्सट्रीमली ऑसम हो जाएगा सब्जेक्ट। कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर कुछ होती भी है तो हम हैं, है ना, साथ में मिलकर कुछ डिस्कशन करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल। क्या है, स्कूल में सामाजिकरण का पहला युग क्या माना जाता है? या तो आप इन्फेंसी कहेंगे, या चाइल्डहुड, या एडल्टहुड, या एडोलेसेंस, यानी कि या तो शैशवावस्था, या बचपन, या फिर किशोर अवस्था, या फिर अच्छा, इसमें एक चीज़ गलत किया है, ये आपका जो हिंदी मीडियम में ये यहाँ आएगा किशोर अवस्था, नहीं राइट, करेक्ट है सॉरी। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। यही मैंने 1, 2, 3 दूसरे 3 कुछ छोड़ के अभी डिस्कस किया है, तो ये एटलीस्ट गलत नहीं होने चाहिए आपके, है ना। जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ आपको बिल्कुल एट द मोमेंट मैं बता रही हूँ, वो चीज़ एटलीस्ट गलत नहीं होनी चाहिए। अगर गलत है तो फिर आपको थोड़ा समझना ज़्यादा डीपली पड़ेगा, उसको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, और आपको कंसेप्ट में आपके क्लैरिटी लानी पड़ेगी, तो वो चीज़ हो जाएगी। इसलिए घबराना नहीं है। सारी वीडियोस आप देख लीजिए, नोट्स बनाइए साथ साथ। और नोट्स कभी भी एकदम मत बनाना कि वीडियो देखते देखते बना रहे हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं बोलती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो सारी आप स्किप कर जाएंगे। इसलिए वीडियो को हमेशा रिपीट करके नोट्स बनाने चाहिए, चाहे आप किसी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम समाजीकरण का पहला युग क्या माना जाता है। तो समाजीकरण का जो पहली स्टेज होती है या एज होती है, वो कौन सी होती है? इन्फेंसी होती है। मैंने आपको ये डिस्कस कर चुकी हूँ, सो इस पर हम दोबारा टाइम वेस्ट
नहीं करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। ये क्वेश्चन कटा हुआ है इसलिए मैंने प्राइमरी सोर्स लिखा है, आपको दिख रहा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के समाजीकरण के लिए पहला स्रोत है? क्या है? फैमिली है, स्कूल है, टेम्पल है, पीयर ग्रुप है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का गलत होगा, लेकिन अगर आपका गलत हो रहा है आपको घबराना नहीं है, आपको चीज़ें क्लियर करनी है, बस धीरे धीरे करके सब चीज़ें सही हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई स्टार्टिंग से ही बहुत बड़ा है ना, ऐसे 30 मार्क वाली चीज़ होती नहीं है कि बहुत बड़ा धुरंधर हो। चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस से और नॉलेज बढ़ती रहती है जितना आप लर्निंग में लगे रहते हैं, ठीक है। ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, वैसे भी चलती रहेगी भाई, कितना ही सीख लो, है ना, ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे कुछ ना कुछ, और सीखना भी चाहिए। अगर आप सीखना ही बंद कर देते हैं तो बस फिर है ना, वो आपके कह सकते हैं आपकी पर्सनल ग्रोथ ही ख़त्म हो जाती है, पर्सनल डेवलपमेंट ही रुक जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये नॉर्मल ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे विचार हैं अपने अपने, नहीं कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मतलब ऐसे लगता है कि बस अपना यहीं तक हमारा हो गया। वो लोग अपने आप को बड़ा वो समझने लगते हैं कि पता नहीं तुम क्या हो, है ना, ऐसे भी लोग होते हैं। कोई नहीं, खैर वो चीज़ें बाद में कभी। तो बात कर रहे थे हम लोग, इसमें आंसर आपका बिल्कुल क्लियर होगा, फैमिली होगा, और इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए जितना मुझे लग रहा है, करेक्ट। यहाँ के बाद बात आती है हु हैज़ सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है? पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी वे है। CDP में यानी कि बाल विकास में आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करनी है कि आप जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही हैं। जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सारी बच्चे के अराउंड हो रही हैं। हमें बच्चे को सेंटर में रख के अगर आप एक प्रीवियस लगाएं बिना कोई कुछ पढ़ें, तब आप प्रीवियस लगाते हैं एक बच्चे को, जब भी आप पैडागोजी सॉल्व करें एक बच्चे को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ सोचना, आपके 60 to 70% क्वेश्चन तो वहीं पे सही हो जाएंगे, ठीक है। ये बात थी, तो आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? चाइल्ड होगा। हर चीज़ हमें बच्चे को ध्यान में रख के ही करनी है या सोचनी है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होना चाहिए, जबकि होता नहीं है बट होना चाहिए, ठीक है। इन अ क्लास नॉटिक चाइल्ड डिस्टर्ब द स्टूडेंट्स, विच मेथड शुड अ टीचर अडॉप्ट टू नो दैट द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड। मतलब कक्षा का एक शरारती बच्चा अन्य छात्रों को परेशान करता है, एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं अगर एक बच्चा है और अब कोई प्रॉब्लम है उसके साथ, अब हमें तो नहीं पता ना क्या है, तो एक बात बताओ, पहली तो बात इस क्वेश्चन को घुमाता भी है, ये अभी डायरेक्ट मतलब ऐसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कोई एक तरीके से और पूछता है कि मतलब अगर एक बच्चा स्कूल में लेट आ रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को या तो उसको स्कूल से ही निकाल देना चाहिए या उसको पढ़ाने के लिए मना कर देना चाहिए, ऐसे कुछ आपको ऑप्शंस देता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, और आई थिंक पता नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या क्या चलता है इंडिया में, बट ये चीज़ें हैं जिन पे काम होना बहुत ज़रूरी है। और अभी नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है वो ऑब्वियसली अच्छी है, बट देखो कब तक और कितनी इम्प्लीमेंट हो पाती है। तो बात कर रहे हैं हम इस चीज़ की कि बच्चे को जब अगर प्रॉब्लम है, अगर वो लेट भी आ रहा है या फिर वो कुछ कर रहा है, पहले टीचर को उसका कारण जानना चाहिए कि उसके पीछे रीज़न क्या है, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, करेक्ट। तो बात क्या होगी, और हम ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, हम केस स्टडीज़ करते हैं। सर्वे नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट बच्चे को लेके क्या एक्सपेरिमेंट करोगे आप? वो लेट आ रहा है या फिर क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। तो केस स्टडी करेंगे कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है या फिर उसको प्रॉब्लम क्या है। तो ये सारी चीज़ें किसमें देखी जाती हैं? केस स्टडी। और केस स्टडी जैसे आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है, जिन बच्चों ने क्लास ली है उनको पता होगा, केस स्टडी हमेशा स्पेशल केसेस में ही की जाती है, ऐसे नॉर्मल हम केस स्टडीज़ नहीं करते। स्पेशल केसेस कुछ भी हो सकते हैं, एक बच्चे को लेके वो लेट आता है, वो झगड़ा करता है, या फिर कोई भी स्पेशल केस हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। बाकी आपकी क्लास जो होती है 12 बजे होती है, और आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और शेयर करना दूसरों के साथ भी। ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है।
इसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको टेलीग्राम पे। और आई होप यू लाइक टुडे सेशन। और पढ़ो यार अब अच्छे से। और कुछ वैकेंसीज आई हैं यूपी में भी, है ना, TGT PGT की अच्छी खासी भर के वैकेंसीज हैं आई थिंक, मतलब अच्छी बात है। और उसमें जो लोग यूपी में टीचर बनना चाहते हैं, जिन लोगों का सपना है, और इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले ही अप्लाई करेंगे, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। बस इसमें रिजर्वेशन का थोड़ा सा पंगा है, मतलब कि अगर आपका OBC है, यूपी का है, तभी आप OBC में काउंट होंगे। अदरवाइज आप किसी भी स्टेट से आते हैं वहाँ पे अगर आप OBC भी हैं, तब भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं TGT PGT के लिए, किसी के लिए भी, तब आप जनरल में काउंट किए जाओगे, ठीक है। ये कुछ बातें हैं। सो ये कुछ कल वीडियो डाला था उसके मतलब तो फिर उसमें कुछ क्वेरीज थी, कमेंट्स थे, ठीक है। और एक चीज़ और, मैंने एक मोटिवेशन करके वीडियो डाला था वेल्थ के ऊपर, ठीक है। ये कुछ व्यू पॉइंट्स है जो मैं सोसाइटी में फील किए हैं, मैंने भी और आपने भी बहुत सारी चीज़ फील की होगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, मतलब जिनको हम देख के भी इग्नोर करते हैं, वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर ऐसा कोई भी आपको पॉइंट लगता है, हफ्ते की जितनी भी वीडियोज़ होंगे, एक सेशन जरूर ऐसा कुछ रखेंगे, उसमें आपके भी व्यू पॉइंट जान के अच्छा लगता है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हैं, तो उनके कमेंट को पढ़ के भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो लोग हैं ऐसे भी जो चीज़ों को समझ रहे हैं या फिर डिस्कशन के लिए तैयार हैं। तो ये भी होना इम्पोर्टेंट होता है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और तो फिर मैं यही बोल रही थी कि मतलब कुछ भी ऐसा अगर आपको कोई टॉपिक लगता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए और उसको मैं कंसिडर करूँगी। हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर ऐसा कुछ होगा आप सबके लिए, बाकी सबके लिए भी। तो इसलिए सबको शेयर कर दिया करो, है ना। पता नहीं आप कब किसकी हेल्प किस वे में कर जाते हैं, ये आपको पता नहीं होता। सो यही है। और थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, मस्त रहो और अपना ख्याल रखो थोड़ा सा। ये है अभी कोरोना वोरोना फिर से बढ़ रहा है, ये सुनने में आ रहा है भाई, देखो इसका कब तक क्या होता है, बट स्टिल टेक केयर, बाय बाय।